गुड इवनिंग व्यूअर्स। मेरा नाम महमूद तारिक है। मैं आपका होस्ट हूँ आपके वीकली प्रोग्राम अवेयरनेस का। और मैं आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरे साथ दानिश भाई हैं। बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू होगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो हमें फ़ीडबैक दिया है, इनका जो पिछला प्रोग्राम हुआ था ज़बरदस्त था। उतनी अच्छी फ़ीडबैक आई है। जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं उसको हम इम्प्रूव करेंगे और इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये है कि आज का जो प्रोग्राम है ये हमारे फैसल भाई ने, जो कि ऑनर हैं कढ़ाई पॉइंट के, एक नई ब्रांच खुली है वाटरलू में। बहुत अच्छी फीडबैक है। ये कढ़ाई पॉइंट वालों ने आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है। और इसके जो हमने अभी तक देखा है, जो सुना है, आप भी जाइए और इसको कंफर्म कीजिए, क्योंकि जो भी आया है उसने बताया कि एक ज़बरदस्त एडिशन है वाटरलू में और हमारे खानों की। और एवरीबॉडी नोज़ फैसल भाई एंड एवरीबॉडी नोज़ कढ़ाई पॉइंट। सो प्लीज़ ज़रूर जाइए, एक दफ़ा ट्राई कीजिए। बहुत शुक्रिया। चलिए अब अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो दानिश भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आज जैसे कि सामीन आप जानते हैं कि दानिश भाई एक यंग एंटरप्रेन्योर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, एक एस्पायरेंट पॉलिटिशियंस भी हैं, और सबसे बढ़कर ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इनको हम तकलीफ़ देते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। ये एजुकेशनली ये माशाल्लाह फ़िलॉसफ़ी में पीएचडी किया हुआ है, और इसके अलावा बहुत सारी एजुकेशन इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में हुई है। बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इन एंड आउट पाकिस्तान के काफ़ी सारा जो है ना, इन्होंने फैमिली की वजह से, कुछ अपनी कोशिश से जो इन्होंने नॉलेज इकट्ठा किया है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वेलकम टू द प्रोग्राम दानी साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज फिर आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। और आज जो हमारा टॉपिक है उसको लेकर आगे चलते हैं। हाँ, माय प्लेयर जी, बिल्कुल। इट्स ऑलवेज बीन प्लेयर। जो फीडबैक मिला है आपके पिछले प्रोग्राम का, पिछले एपिसोड का, तो हम मजबूर हो गए हैं आपको बुलाए हैं। हमारे थैंक चॉइस यू, नहीं थी। आपकी मोहब्बत का और व्यूअर्स की मोहब्बत का बहुत हाँ जी। शुक्रिया। तो दानिश साहब, बात यह है, जो मैं महसूस करता हूँ कि हमारी जो एज के बंदे हैं, 60-65 प्लस, इन्होंने तो पाकिस्तान को बहुत मायूस किया है। जो जो हमने कंप्रोमाइज़ेस किए हैं, ये हम जब सांप निकल जाता था तो लकीर पीटते थे कि जब मुल्क में माशाल्लाह लग रहे होते थे, जब मुल्क में नाइंसाफ़ी हो रही होती थी, जब मुल्क में हर तरह की जो 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 होती है ना, कानून शिकनी हो रही थी, तो हमें पता ही नहीं चलता था कि इसके दूरस नताइज क्या निकलेंगे। और उसके बाद हुआ क्या कि वो छोटी-छोटी गलतियाँ, उसकी वजह से पाकिस्तान भी टूटा। हम फ़कीरों की तरह जो है वो कर्ज़ मांगते रहे,
और हम ही में से लोग लूटते रहे, हम ही में से जो थे वो हमें मुल्क से बाहर धकेलते रहे, ब्रेन ड्रेन होता रहा। और आज पाकिस्तान इस हालत में है कि उसको यानी शर्म आती है। हमने कुछ अचीवमेंट भी की हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो था जो एक जिस मकसद के लिए एक मुल्क बना था, या जिस कह लें कि तरीके से हमने वो हासिल किया था, बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियों से, वो अचीव नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि हम जो हमारा जो जनरेशन थी, उससे क्या गलती हुई है? देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीज़ों की निशानदेही आपने खुद ही कर दी है। अगर मैं इस चीज़ को आपको एक नुक्ता नज़र से बताऊं तो मैं एक शेर से स्टार्ट लेता हूं। जी, बिल्कुल। कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकते कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के जिगर को भी आब आब कर दे। ये खूब क्या है, ये ज़िश्त क्या है, ये खूब क्या है, ये ज़िश्त क्या है, जहां की असले सरिश्त क्या है। बड़ा मज़ा हो तमाम चेहरे अगर मैं बेनकाब कर दूं। वाह वाह वाह, क्या बात। तो 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, माशाल्लाह से हमारी हिस्ट्री तो स्टार्ट होती है 1947 से। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, आज हम 2023 में बैठे हुए हैं। 1947 से लेके 2023 तक आपके 43 साल डेमोक्रेसी के रहे, 33 साल डिक्टेटरशिप फेस की गई। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि इन 76 सालों में आज के दिन भी, आज के दिन को मिला के यूथ के लिए कोई भी किसी भी किस्म का इनिशिएटिव नहीं लिया गया। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी डेवलपमेंट यूथ के लिए जो कि की गई हो, जो कि आपकी आने वाली जनरेशन्स को फ़ायदा पहुंचाती। आज पाकिस्तान तरक्की पजीर से भी शायद नीचे गिर गया है। आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता, आप अपनी यूथ पे डिपेंड करते, आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स करते, आप उनकी सोसाइटल डेवलपमेंट्स करते, आप उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट्स करते, आप इंस्टीट्यूट्स बनाते, आप उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा करते, आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करते, आप उनको डायरेक्शंस देते, आप उनको इंसेंटिव्स देते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर यूथ रिलाई करती और पाकिस्तान को आगे लेके चलती। लेकिन इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक की बात तो नहीं है, माइट बी शायद हमारे लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी कि ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप की ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि मुल्क में ना तो कभी शायद किसी दौर में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही, लेकिन फिर भी आपकी प्रायोरिटी ये नहीं थी कि हम अपनी यूथ को डेवलप करें, हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को डेवलप करें, हम उनके लिए कुछ ऐसे लैंडमार्क काम छोड़ें, उनके लिए कुछ ऐसी डायरेक्शंस पैदा करें जिनको वो लेके हमारे इस मुल्क को आगे लेकर चलें। देखिए ना, होता क्या है कि लीडरशिप जो है, जो हमने सुना है, जो देखा है, कि बिल्कुल आप स्कूल लेवल से, स्कूल चलें टू अर्ली हो जाता है, लेकिन आप कॉलेज लेवल से, फिर यूनिवर्सिटी लेवल से, फिर यूनियंस होती हैं, जिसे आप द ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। उसके लिए मतलब आपको एक माहौल बनाना पड़ता है, उसकी आबियारी करनी पड़ती है, आपको एक नर्सरियों से लीडरशिप तैयार करनी पड़ती है। उनकी वहाँ पे उनके अपने अपने फिर इंटरेस्ट हो सकते हैं। कोई बंदा कैपिटलिस्ट की तरफ जा सकता है, कोई सोशलिज्म की तरफ जा सकता है, कोई बंदा इस्लामिक की तरफ से जा सकता है, या जो व्हाटएवर उसके जो इंटरेस्ट हों, लेकिन एटलीस्ट उसकी वो ट्रेनिंग होती है। बदकिस्मती से डिक्टेटरशिप के अंदर सबसे पहला जो वार होता रहा है, ये यूनियंस पे होता रहा है। वो जो यंगस्टर जहाँ पे वो पनीरी लगनी थी लीडरशिप की, वो देखें वहाँ पे ही उसको बिल्कुल उसका गला घोट दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि मैं तो समझता हूँ कि डिक्टेटरशिप ने इस पहलू से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया है कि हमारी वो जो ताज़ा दम, जो एक नई लीडरशिप हर वक्त चाहिए थी ना, वो नहीं आ सकी। और वो बूढ़े बूढ़े लोग, वो जो बना दिए गए हैं कि भाई नस्ल दर नस्ल, वो ही बूढ़े, मतलब वो क्योंकि ये हमारे यहाँ ट्राइबल सिस्टम भी है, पीरी फ़कीरी भी है, हमारे यहाँ वो हरारकी सिस्टम इस तरह का है कि बाप है तो फिर जैसे पीर पुगार साहब थे, फिर उनके बाद देखें उनके बेटे जब बने तो ही वॉज ऑलरेडी एन ओल्ड मैन। तो ये एक मसला रहा है। तो ये डिक्टेटरशिप जो है, ये इसने क्या पार्ट प्ले किया आप यंगस्टर को, उनके जो हकूक थे उनको जो है तफज़ नहीं दिया? देखिए, डिक्टेटरशिप की तरफ तो हम, आपने जो बातें की बिल्कुल दुरुस्त की। हम डिक्टेटरशिप की तरफ तब जाते हैं
सबसे पहले तो हम उन लोगों से पूछते हैं कि डिक्टेटर को इक़्तिदार का रास्ता किसने दिखाया? डिक्टेटर को ऐवान का रास्ता किसने दिखाया? दिखाने वाले भी सिविलियंस ही थे, उनको दावत देने वाले भी सिविलियंस ही थे। जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट में एक फ़ौजी जर्नैल को कहा गया कि आप आ जाएँ और आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सँभालें, आप सेक्रेटरी डिफेंस बन जाएँ। उसके बाद जो है जब उनको हवा लग गई, उनको इक़्तिदार की हवा लग गई तो उन्होंने कहा ठीक है ऐवान में भी जाकर बैठते हैं। 1947 से अगर शुरू करें तो कायद-ए-आज़म ने उस वक़्त फरमाया था, सारी बात डिक्टेटरशिप की नहीं है। कायद-ए-आज़म ने उस वक़्त फरमाया था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने उस वक़्त फरमाया था, मेरे हाथ में कुछ खोटे सिक्के हैं। शायद हमें लगता है कि डिक्टेटर्स ने ही ये सब कुछ खराब किया, शायद उन्होंने कुछ ठीक भी किया होगा। लेकिन कायद-ए-आज़म ने जब उस वक़्त कहा था कि मेरे हाथ में कुछ खोटे सिक्के हैं, जिन पे मैं बहुत रिलाय करता था, जिन पे मैं बहुत ट्रस्ट करता था, जिन पे मुझे बड़ा फ़ख्र था कि ये लोग जो हैं वो कल को पाकिस्तान की आन बनेंगे, पाकिस्तान की शान बनेंगे, ये लोग पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर लेकर चलेंगे। पाकिस्तान एक नया मुल्क एक दुनिया के नक्शे पर आ रहा है और ये इंशाअल्लाह तरक्की करेगा उस वक़्त। तो इत्तेफ़ाक से वो खोटे सिक्के निकले। कायद-ए-आज़म के फरमान के मुताबिक ही वो खोटे सिक्के निकले और वही खोटे सिक्के जो हैं, जैसे आपने कहा मैं उसको रीडू करूँगा कि वही खोटे सिक्के नस्ल दर नस्ल फिर आगे चलते गए, चलते गए, चलते गए और बनाते गए। डिक्टेटरशिप ले लें या डेमोक्रेसी ले लें, दोनों दौरों में कोई एक इस तरह का काम नहीं किया गया जिससे पाकिस्तान की नस्लें फ़ायदा लेती, जिससे पाकिस्तान का हर आने वाला वो नौजवान फ़ायदा लेता, जिससे हर पाकिस्तान का वो नौजवान जो कि सोचता है कि यस मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, वो कुछ कर पाता। नहीं किया गया, कोई स्टेप्स नहीं लिए गए, कोई मेजर्स नहीं लिए गए, कोई डायरेक्शंस नहीं दी गई। तो आपके ख्याल में अगर फ़र्ज़ करो हालात साज़गार होते या वो प्रॉपरली किया जाता, यंगस्टर को दिखाने के लिए यूथ विंग बनाए, पीपल्स पार्टी ने भी बनाए और कॉलेज यूनिवर्सिटी की सतह पर जमात इस्लामी ने भी बनाई। तकरीबन हर पार्टी ने वो यंग जो था ना एक विंग ज़रूर यंगस्टर का बनाया है, लेकिन वो यंगस्टर जो थे उनमें आगे कोई नहीं आ सका। वो जब आते थे वो ही थे जिनके पिछले जिनके बड़े भी ऊपर थे। वो जो एक आप कह लें कि हमें पता है, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो यूनियंस होती थी, उसमें जो जो अक्सर हमारे जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते थे वो गरीब घरों के लड़के होते थे और उसके बाद फिर वो ख़त्म, कोई उनको वो नहीं होता था। ये मखदूम ही ऊपर जाते थे, ये बड़े बड़े फैमिलियों के लोग ही ऊपर जाते थे, चौधरियों के और इधर उधर, गरीब आदमी का बच्चा नहीं जाता था। तो अगर साजगार माहौल होता तो इन लोगों को यूथ को क्या मिलना चाहिए था, क्या कैसे होना चाहिए था कि ये ऊपर आते, क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए थी? देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की जहाँ तक बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो ग्रास रूट लेवल से लोगों को लाते हैं, अपनी क्या कहते हैं मेंबरशिप मुहिम शुरू करते हैं, वहाँ से लोग यूथ को रिक्रूट करते हैं और आगे लेके जाते हैं। लेकिन आगे वही जाता है, आप वाली बात है स्टेटस को, जो जहाँ चाहता है कि इससे आगे कोई ना बढ़े या इससे आगे कोई ना आए, वो वहाँ पे किसी को नहीं जाने देता। वडेरा सिस्टम हो गया, स्टेटस को हो गया, ये लोग इत्तेफाक से जो चूज़न लोग होते हैं उन्हीं को आगे लेकर आते हैं कि ठीक है मैं बाप हूँ तो मेरा बेटा ही आगे आना चाहिए, ठीक है, किसी गरीब का बच्चा नहीं आगे आना चाहिए, किसी और सोसाइटी से, किसी और मुआशरे के हिस्से से कोई और लड़का जो है वोट कर आगे ना आ जाए। ये तो एक माइंडसेट बना हुआ है कि आज है तो कल भी वैसे ही चलेगा। और क्या कहते हैं, अगर यूथ को उस वक्त इनिशिएटिव्स मिल जाते, अगर उस वक्त के यूथ को आप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर देते तो डेफिनेटली आज देखें अरफा करीम थी माशाल्लाह से, वो यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल थी। उनके बाद एक और साहब आए जिनका नाम मोहम्मद हमजा शहजाब था, उन्होंने 6 साल में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस की। अगर उस वक़्त में भी उस वक्त के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते तो डेफिनेटली पाकिस्तान के जो यूथ है वो लैंडमार्क कुछ चीज़ें करता, आज पूरी दुनिया में मशहूर होते किसी ना किसी चीज़ में। ये इन्हीं लोगों में से बहुत अच्छे लीडर्स निकलते, इन्हीं लोगों में से बहुत अच्छे साइंटिस्ट निकलते, इन्हीं में से बहुत अच्छे इंजीनियर्स निकलते, इन्हीं में से बहुत अच्छे डॉक्टर्स निकलते, यही लोग सर्जन्स बनते और पाकिस्तान का नाम रोशन करते। ये तो जी मैं कहता हूँ अल्लाह भला करे ये कंप्यूटर बनाने वालों का, कि या अरफा जैसे बच्चे निकल आए या एक लॉट निकली है जिन्होंने कोई ऐप डेवलप कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान के मुआशरे ने तो उसे कोई चांस नहीं दिया। ये तो एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है, उसमें से वो अपने दिमाग के चक्कर में वो ऊपर आ गए हैं। जहाँ तक सोसाइटी ने उनको देना था एक ब्रेक, वो तो देना था, दिया है, मरियम शरीफ को दिया है।
हमजा शहबाज शरीफ को दिया है, मुन्नस इलाही को दिया है, अपने आप के दिया है, बिलावल भुट्टो को दिया है, असफंद यार अली के बेटे को दिया है, मौलाना फजल रहमान के बेटे को दिया है, नाम लें, कुरैशी साहब के बच्चों को दिया है, फिर यूसुफ रजा गिलानी, एक एक को देख लें, एक एक को उठा के देख लें। अब यह कि जो आप जैसे मेरे जैसे मुतवस्सित तबके के लोग हैं, हमारे बड़े उनके बड़ों के गुलाम थे, उनके बड़े इनके बड़ों के गुलाम थे। हम पाकिस्तान के पास चौथी नस्ल हैं या तीसरी चौथी नस्ल हैं, ये हमारे बच्चे होंगे, तो ये अब इनके बच्चों के गुलाम होंगे। देखिए, आपकी बात शायद किसी जगह तक ठीक हो, लेकिन लाजमी नहीं है कि पूरी तरह से ही दुरुस्त हो। जो शख्स मेहनत करता है उसको उसका सिला ज़रूर मिलता है। एक बड़ा खूबसूरत शेर है, मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली इनको आखिर बढ़ाई, किसी ने बग़ैर इसके हरगिज़ न पाई, फ़जीलत ना इज़्ज़त ना फरमा रवाई, निहाल इस गुलिस्तां में जितने खिले हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। तो जो शख्स जहाँ पर मेहनत करता है उसको डेफिनेटली उसके हार्ड वर्क का, उसकी मेहनत का, उसके टाइम का सिला ज़रूर मिलता है। लाजमी नहीं है कि पॉलिटिशियंस के बच्चे ही ऊपर आएँ। आजकल हम काफ़ी नए फेसेस देख रहे हैं, काफ़ी नई शक्लें देख रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में डिसअपॉइंटमेंट की एक बात ये ज़रूर है, एक फैक्टर ये ज़रूर है कि जो लोग ज़्यादा काबिल होते हैं उनको जब पाकिस्तान में डिसअपॉइंटमेंट होती है, किसी वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो फिर क्या होता है, वो पाकिस्तान से बाहर का रुख कर लेते हैं। फिर वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं, फॉरेनर्स बन जाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज बन जाते हैं, वहां जाके सेटल होते हैं, लेकिन वहां पे भी उनका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ करता है। आपने यहाँ पे अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, आपने ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में कहीं ऐसे पाकिस्तानी देखे होंगे, कहीं ऐसे नौजवान देखे होंगे जो कि माशाल्लाह से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं ना, जहाँ पे आपका दिल धड़कता है, जो खून आपका, जो मिट्टी और खून आपका होता है, आप वहां पर जरूर जाते हैं। आज का नौजवान चाहे किसी भी मुल्क में कितना भी सक्सेसफुल हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में पाकिस्तान का दर्द जरूर है। क्यों? वहां पैदा हुआ, वहां पला, वहां बड़ा, वहां का खाया, वहां का पिया, वहां पे उसकी तालीम और तरबियत हुई। उसके बाद ऑल्दो उसको वो नहीं मिला जो कि वो अचीव करना चाहता था, लेकिन बाहर उसके उसी हार्डवर्क का, उसके उस पैशन का एहतराम किया गया, उसने मेहनत की, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, लेकिन आज भी वो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, ज़रूर रखता है। तो आप मतलब ये समझते हैं कि इस नए मॉडर्न एरा में आज के यूथ ने अपनी पहचान बना ली है, अपना लोहा मनवा लिया है, अपनी एक जैसे होती है इम्पोर्टेंस या एक वो एग्जिस्टेंस और अहमियत जो होती है वो साबित कर दी है? बिल्कुल। देखिए, 1980s 90s अप टिल 2000s, ठीक है, जो तालीम था उसका मेयार ये था कि आप स्टार्ट लेते थे, आप मैट्रिक करते थे, मैट्रिक कर लेते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी। किसी ने मैट्रिक कर लिया तो शायद आपको बहुत बेहतर पता हो कि पूरे पिंड क्या यस कहते यस हैं, यस। ढोल बजते थे कि जी हमारे बच्चे ने मैट्रिक हमारे कर लिया। लोग गए थे सर सिकंदर हयात के पास कि जी हमें डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, हम आए हैं वहाँ से, इंडिया से, उधर से, हमारे बंदों को नौकरी नहीं मिल रही या हमारे गांव वालों को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने कहा जी बेफिक्र हो जाएं, मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं था कि आपके यहाँ ये नाइंसाफ़ी हो रही। आप ऐसा करें, कल ही जितने बंदे हैं मैट्रिक पास सबको ले आए, मैं नौकरी देता हूँ। वापस आए और ढूंढते रहे, कोई मैट्रिक पास बंदा नहीं मिला था। अच्छा। ये हालत थी, यही हालत थी। ये फिर चलें, मेरा ख्याल ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं, फिर इस बात को कंटिन्यू करते ठीक हैं। है। ओके नाजरीन, हम छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। तो हम बात को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने ब्रेक से पहले छोड़ी थी, और ये था कि ये सही बात है कि एक ज़माना था जिसमें बहुत महदूद किस्म के वसाइल थे। मुझे अच्छी तरह याद है, ये बिल्कुल फैक्ट है, और एक ज़माने तक 2 ही अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, या एफएससी कर लें या क्रिकेट खेल लें। आधा पाकिस्तान क्रिकेट खेलता था, 11 खिलाड़ी सिर्फ सेलेक्ट होते थे, बाकी की आप अंदाज़ा कर लें बेचारों के साथ क्या होता था, सब का फ्यूचर फिनिश। इसी तरह एफएससी का था, 5 नंबरों से रह गया बच्चा, 10 नंबरों से रह गया, 2 नंबरों से रह गया है, उसका पूरा करियर ख़राब हो जाता था, मेडिकल में नहीं जा सकता, इंजीनियर। अब के हालात जो हैं, अब बताएं कि अब क्या सिचुएशन?
देखिए, पहले तो आपके पास या साइंस था या आर्ट्स था। आपने मैट्रिक किया, फिर उसके बाद एफएससी किया या इंजीनियरिंग की या मेडिकल किया या आर्ट्स कर लिया। अब जो है नंबर ऑफ फील्ड्स हैं आपके पास। जब आप मैट्रिक में होते हैं तभी वालिदैन जो हैं अपने बच्चे का माइंडसेट बनाना शुरू करते हैं, तुमने साइंस में जाना है, तुमने आर्ट्स में जाना है, तुमने कॉमर्स में जाना है, तुमने कंप्यूटर साइंसेज़ में जाना है, तुमने इंजीनियरिंग में जाना है, तुमने मेडिकल में जाना है। नंबर ऑफ फील्ड्स हैं। फिर आप एफएससी में यानी जब 11वीं 12वीं में आप जाते हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी फील्ड को चूज़ करते हैं। जब आप एक स्पेसिफिक बच्चे के माइंडसेट के मुताबिक मैट्रिक में जब आपने बच्चे का इंटरेस्ट जान लिया कि ठीक है जी, ये हमारी आने वाली नस्ल है, इसका इंटरेस्ट इस तरफ है, हम इसे फोर्स नहीं करते, हम इसे इसकी मर्जी के कोर्स में जाने देते हैं। जब वो एफएससी में अपनी मर्जी का कोर्स चूज कर लेता है, बिलफर्ज अगर वो इंजीनियरिंग चूज करता है, तो इंजीनियरिंग जब उसने एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर ली तो उसके बाद भी इंजीनियरिंग में भी जाने के लिए आपके पास नंबर ऑफ फील्ड्स हैं। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, आपने मैकाट्रॉनिक्स करनी है, आपने इलेक्ट्रिकल करनी है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स करनी है, आपने टेलीकॉम इंजीनियरिंग करनी है, आपने रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करनी है, आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करनी है। आपके पास नंबर ऑफ फील्ड्स हैं। फिर आपने अगर आप बायोलॉजी ले लेते हैं, मेडिकल ले लेते हैं, आपने डॉक्टर बनना है, आपने एमबीबीएस करना है, आपने जो है वो बीडीएस करना है, आपने डी फार्मेसी करना है, यानी आपने बायोटेक्नोलॉजी करना है। नंबर बेशुमार ऑफ फील्ड्स वेस्ट हैं। फील्ड्स हैं। यस। अच्छा, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? ये पाकिस्तान ये सारी फील्ड्स जो हैं, ये सारी एजुकेशन अफोर्ड कर दे रहा है, ये लोगों को ऑफर कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान में जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं और उन स्कूल्स के, उन इंस्टीट्यूट्स के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, वो अपना लोहा मनवाते हैं पूरी दुनिया में। और मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि पाकिस्तान के कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें प्यास है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, जो कि एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। इसके अलावा जो है एनईडी यूनिवर्सिटी कराची है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ से फॉरेन कंपनीज आती हैं और वो पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स जो अभी अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं, एक बैचलर्स की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री में 8 सेमेस्टर्स होते हैं, तो उनको छठे या 7वें सेमेस्टर में, यानी उनकी इंजीनियरिंग डिग्री के तीसरे या चौथे साल के स्टार्ट में ही उन्हें हायर कर लेते हैं और वो उनके एजुकेशनल एक्सपेंडिचर्स भी बर्दाश्त करते हैं। कमिटमेंट ये होती है कि जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, आपका जो रिसर्च वर्क होगा या जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर लें, वो आप जो है वो मतलब उसको फ्यूचर में लेके आप हमारे साथ चलेंगे। तो यूरोप से काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं जो कि इंटरेस्ट शो करती हैं और पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को लेकर जाती हैं। ऐसा ही है जी, ये मैंने देखा है हमारी अपनी मतलब करीब फैमिलीज में इधर उधर लोग जो हैं पाकिस्तान में पढ़े हैं, पाकिस्तान में उनकी सारी ट्रेनिंग हुई है, अब उनको यूके से, ऑस्ट्रेलिया से और इधर उधर लोग जो हैं अप्रोच उनको करते अप्रोच हैं, कर रहे हैं और उनको काम दे ऑर्गेनाइजेशंस, रहे हैं। कंपनीज अप्रोच और करती एक हैं। जो सबसे बड़ी, अब मुझे ये बताइए कि ये जो मॉडर्न सिस्टम आया है वर्क फ्रॉम होम का, सही, बहुत सारी आपको पता है, मुझे भी पता है कि कनाडा से रिपेट्रिएशन हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि लोग वो पेपर वेपर ले लेते हैं। अभी तो मतलब इट्स टू बैड टू से कि बहुत सारा सिस्टम यहाँ पे कोलैप्स हो रहा है, जैसे हेल्थ का, इवन हमें इशू हो रहे हैं, मतलब ये सिक्योरिटी के, और ये वो आए दिन बसों पे सुन रहे हैं, फिर वो हमले हो रहे हैं स्कूलों में। आई मीन इश्यूज हैं, बट नॉट as much as we have in Pakistan and other parts of the कह लें आप एशिया, बट इश्यूज यहाँ पे अभी आ रहे हैं। देखिए दुनिया तो जो पाकिस्तान, वही मैं कह रहा हूँ कि लोग जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं, सही, वो मुझे पता चला है कि वो अब उन्होंने एवेल्युएट करना शुरू कर दिया कि यार यही चीज़ें अगर वहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं, और फैमिलियों को छोड़ के, अपना छोड़ के, देश मुल्क छोड़ के हम क्यों जाएं? वर्क फ्रॉम होम है, उनको लोग अमेरिकन डॉलर्स में पैसे दे रहे हैं और लड़के पाकिस्तान में बैठे 4-4 5-5 कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। तो मतलब ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। अगर पाकिस्तान की एजुकेशन उस लेवल की है तो मतलब आप समझते हैं कि मुझे इतना पता है कि यहाँ से जो लोग हैं, फिलीपींस में बहुत सारे लोग जो है ना वो ऑनलाइन जो है वो काम कर रहे हैं, इंडिया में तो कर ही रहे थे। पाकिस्तान का क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान में लोग किस तरह से मतलब इस एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं? देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम दुनिया तो एक ग्लोबल विलेज है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी ने आपको बहुत करीब कर दिया। अब देखिए
आप यहाँ बैठे हैं, आपका कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में बैठा है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, ठीक है, आप सिंपल एक फेस टाइम करते हैं या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं और वो आपके सामने होता है, ठीक है। टाइम ट्रैवल तो टेक्नोलॉजी ने आपके लिए पॉसिबल बना दिया। आप यहाँ बैठे, वो आपसे 7 समंदर दूर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आराम सुकून से आप अपनी बात कर सकते हैं। जहाँ तक बात है पाकिस्तान के हवाले से, और जो आपने कहा वर्क फ्रॉम होम, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आप घर पे बैठे काम कर सकते हैं विद पीस ऑफ माइंड। आपकी कोई ड्रेसिंग कॉस्ट नहीं है, आपकी कोई ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग कॉस्ट ये नहीं वो है, सब। बिल्कुल ऐसे ही आपकी कोई मेकअप कॉस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने बस घर बैठना है, काम करना है, एंड दैट्स इट। आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें रेगुलेट होंगी, फॉर्मलाइज होंगी, तो डेफिनेटली आईपीस का पता चलता है, लोग कहाँ बैठे हैं, कहाँ से काम कर रहे हैं, वो सब कुछ पता चलता है। कुछ लोग क्या, काफ़ी लोग यहाँ पर भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होते। क्या पता वो दुनिया के किसी और कोने में बैठे हों, लेकिन वो हायर विद इन कनाडा या विद इन यूएस हुए हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं, अपने वेकेशंस भी कर रहे हैं, वहाँ पे फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं और साथ साथ अपनी जॉब भी कर रहे हैं। और बाकी जो आपने बात की फिलीपींस में है, इंडिया में है, नेपाल में है, हाँ बिल्कुल हैं, वहाँ पे कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके कॉल सेंटर्स हैं। जैसे यहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस को ले लें तो रिलायंस के कॉल सेंटर इंडिया में हैं, रॉजर्स के कॉल सेंटर, मेरा ख्याल है पाकिस्तान रॉजर्स, में भी बहुत हैं। हाँ नहीं हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है हम्म, वो ये आता है, जैसे ये है keeptruckin.com है, उसका जो कॉल सेंटर वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम भी आता है, पाकिस्तान में लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा है। ओके सो माइट बी सम यार, ऑफ द लेकिन वो टाइम तो जो है इंडिया में वो, भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे। फिलीपींस में एक बिल्कुल नॉर्मल है, ये ब्लैकआउट उसे कहते हैं, वो ब्राउन आउट कहते हैं, ब्राउन आउट। इसी तरह लाइटें जाती हैं, इसी तरह है, पाकिस्तान की तरह। बिल्कुल प्रॉब्ली लेकिन मोर। चलें उसके फिर अल्टरनेटिव्स भी है ना, लोगों ने इंडिया में जनरेटर्स लगाए हुए इंडिया हैं, में भी इसी यूपीएस तरह लगाए है, हुए हैं। आप किसी से पूछ लें अच्छा, इसी तरह से है। मे बी लिटिल लेस, लेकिन ये कह लेंगे ये नहीं कि वहाँ पे भी हर चीज़ अच्छी अच्छी है। वहाँ पे भी इश्यूज हैं, इशे पूरे में है ये मसले तो। लेकिन चलें उसकी जो है वो अल्टरनेटिव्स हैं, लोगों ने जनरेटर्स या लगाए हुए प्रॉब्ली हैं, सो, यूपीएस लगाए हुए हैं, तो उसकी वजह से जो है वो उसको कवर अप कर लेते हैं। नहीं, मेरा कहने का मसला ये था कि हमारे यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू तो है, वो वी नो दैट, उसके ऊपर हमारी उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, क्योंकि हमारे एक अपने इश्यूज थे, सिक्योरिटी इशू थे, जिसके ऊपर हमारे बिल्कुल। पैसे ज़्यादा लगते रहे। लेकिन यह है कि ऑल इज़ नॉट, मतलब इतना नहीं कह सकते कि अच्छा ही बुरी है। मेन इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन गया हुआ है, आपके हाईवेज, आपकी सड़कें, आपका ये वो लटरम पटरम। बाकी ये यूटिलिटीज़ जो हैं ये तो फिक्स हो सकती हैं, कभी ऊपर नीचे हो हाँ, जाती हैं, ऊपर नीचे वो ऐसा डेफिनेटली हो मसला सकती है, नहीं है। बिल्कुल ऐसे। मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान अभी दुनिया को, ये यूथ जो है, बिल्कुल बहुत सारे नंबर है, वी आर द मे बी प्रॉब्ली द लार्जेस्ट इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ यूथ पॉपुलेशन। ये यूथ किसी काम की भी है? डेफिनेटली काम किया। जब आप यूथ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालते हैं, जब आप यार खाक काम किया, मैं हैरान होता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी या दूसरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पार्टी, कॉल देती हैं, पता लगता है 15-15 दिन नहीं, 2-2 महीने वहाँ पे बैठे हैं। ये उनके पास कोई काम नहीं है, उनके घर कैसे चल रहे हैं उनका। जब मैं ये देखता हूँ तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार ये जो है ना, फारग बंदों का एक जमघट्टा है जिसके पास कोई काम नहीं है। 24 करोड़ आपकी आवाम है पाकिस्तान में, 24 करोड़ लोग हैं आपके पास पाकिस्तान में, 6 करोड़ 10 लाख यूथ है आपके पास पाकिस्तान में, और 6 करोड़ 10 लाख यूथ के लिए 214 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 214 रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में। 214 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 174 रिकग्नाइज्ड HEC से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में। सो जब 6 करोड़ 10 लाख लोगों के लिए 214 यूनिवर्सिटीज़ होंगी, तो उन्होंने आके फिर मेले में ही बैठना है या आपकी पॉलिटिकल गैदरिंग में ही बैठना है, उन्होंने वहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी इतनी तो ढूंढनी है। बड़े दूसरे मुल्कों में एक शहर में होती हैं भाई। हाँ डेफिनेटली, तो उन्होंने फिर वहीं पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है कि यहाँ से हमें आगे करने को क्या कुछ मिल सकता है। और आपकी जो पॉलिटिकल लाइफ चली है पाकिस्तान की पूरी, और जो भी ओवरऑल 1947 से 2023 तक आज तक आपने यूथ के ऊपर एम्फेसाइज ही नहीं किया, आपने कंसंट्रेट ही नहीं किया, आपने उनको कोई डायरेक्टिव ही नहीं दिया, आपने उनको कोई नैरेटिव ही नहीं दिया। आपने कहा बस ठीक है, हम इन्हें जब बुलाते हैं नारे लगाने आ जाते हैं, जब इन्हें बिठाते हैं बैठ जाते हैं, खड़ा करते हैं खड़े हो जाते हैं, दैट्स इट। रोबोट्स की तरह आपने उन्हें चलाया, आपने उनके लिए कोई डेवलपमेंट्स नहीं की, आपने उनके लिए कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं अपनाई, आपने उनके लिए कोई प्लान्स नहीं लेकर आए। कुछ गवर्नमेंट्स आई ऐसी भी जिन्होंने यूथ को इनिशिएटिव्स दिए,
उन्होंने लैपटॉप्स दिए, उन्होंने यूथ बिजनेस लोन्स दिए। तो उस दौर में आपने ये भी देखा होगा कि यूथ उस दौर में मसरूफ भी हो गई थी। अगर हर बंदा 5-5, आज से 2018-17 या 2015-16 की बात है, 5-5 लाख रुपए यूथ बिजनेस लोन मिल रहा था। उन लोन्स को लेके यूथ ने यूटिलाइज किया, उन लोन्स को यूटिलाइज किया। ना सिर्फ यूटिलाइज किया, उन्होंने सक्सेसफुल बिजनेसेस भी चलाए और अपने यारों दोस्तों को उसमें एम्प्लॉयमेंट भी दी। ये जो स्टार्टअप है ना, ये इसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जिन कंट्रीज ने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने वो जो एक ब्रीड तैयार की है ना स्टार्टअप्स की, जो यूनिवर्सिटी से लोग निकले। जैसे आपने बताया कि कितने 4000 के कितना बंदा पीएचडी करके बैठा हुआ है। बिल्कुल। अब उस पीएचडी को यूटिलाइज कैसे किया जाए? आई मीन वो उसका क्या मसरफ है, उसको क्या करें, कहाँ खपाएं उसको? अगर देखिए, ये काम होता है हुकूमतों का, ये काम होता है उस अशराफिया का जो ऊपर बैठी हुई है। ये काम चलें हुकूमतों या अशराफिया ये काम ना भी करें, हर मुल्क में हर जगह पे थिंक टैंक्स होते हैं। हजारों हाँ लोग उसमें होते हैं, कम से कम 100 150 प्राइवेट कंपनियां उठा लेती हैं। डेफिनेट नहीं, मैं थिंक टैंक की बात कर रहा हूँ। जो एक गवर्नमेंट का, एक मुल्क का अपना थिंक टैंक होता है, वो पॉलिटिकली बाइस्ड नहीं होता, ठीक है, वो किसी भी तरह से बाइस्ड नहीं होता। वो सिर्फ सोचता है अपने मुल्क के लिए, आने वाले 100 साल में, आने वाले 50 साल में हमारा मुल्क कहाँ खड़ा होगा, वो उसके लिए प्लान्स देते हैं। और उनका और कोई काम नहीं होता, उनका काम होता है सिर्फ आपने बैठना है, सारा दिन सोचना है कि यस, कि कौन सा प्लान करें, कौन से प्लान को एग्जीक्यूट करें, कौन से प्लान को आगे चलाएं, कौन से डायरेक्टिव्स दें, कौन सी क्या कहते हैं अप्रोच लेकर आएं जिसकी वजह से हम अपने मुल्क को आगे चला सकें। आपकी सोच और अप्रोच पॉजिटिव तभी होगी जब आप अपनी आने वाली नस्लों का सोचेंगे। अब देखिए, मेरे ख्याल में, मेरे जाती ख्याल में तो पाकिस्तान में जितने लोग जो 50 साल की उम्र को टप गए हैं, इनको तो वोट का राइट भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। इन्हें कहना चाहिए कि जी ठीक है, आपने माशाल्लाह पिछले 50 सालों से आप 5-5 साल करके हर 5 साल बाद वोट दे रहे हैं। आज तक आपसे कोई एक ऐसा लीडर नहीं चुना गया जिसने कौम को एक डायरेक्शन दी हो, जिसने एक नैरेटिव दिया हो, जिसने बोला हो कि हमने इस पाथ पे चलना है, जिसने अपनी यूथ के लिए कोई काम किया हो, जो अपने मुल्क को आगे लेकर चला हो, जिसने अपनी आवाम की आंखें खोली हो कि नहीं ये गलत बात है, ये सही बात है। हम एज अ नेशन भी कहाँ खड़े हैं, ये भी हमें ब्लैक एंड व्हाइट में सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। क्यों? क्योंकि घर का जो बाप होता है वो घर का सरबराह होता है। जो बाप करेगा वही बच्चे पीछे सीखते हैं, वही बच्चे पीछे करते हैं। सो जब आपको वहां पे लीडरशिप ही ठीक नहीं मिली, 47 से लेकर 2023 तक आज तक आपको लीडरशिप ही ठीक नहीं मिली, तो इसमें कसूर उस यूथ का तो नहीं है, कसूर तो आप लोगों का है, कसूर उन सब लोगों का है जो कि वोट देते आए हैं और वो आज तक किसी सही लीडर को चुन ही नहीं सके। अब मैं ये कहता हूँ जो हमसे बड़े थे उनका है। अब हुआ क्या, देखें, किसी ना किसी ने तो गलती को ठीक करना है। ये शुरू से करते आ रहे हैं, हिस्टोरिकली देख लें आप यूथ को देख लें तो आपने उनको उठा के वो दे दिया, लॉलीपॉप दे दिया। लॉलीपॉप क्या है जी? यूथ पार्लियामेंट। यूथ पार्लियामेंट का क्या काम है? कुछ भी नहीं। यूथ पार्लियामेंट के बस इजलास होते हैं और खत्म हो सुना ही जाते नहीं हैं, आज इजलास तक। होते हैं, वो खत्म हो वहाँ पे जाते वो हैं। बेचारे 2-4 लड़के कभी कभी सुनते होते थे वो। अभी यूथ पार्लियामेंट का किरदार होना चाहिए था, जबकि देयर इज नो अपोजिशन इन द पार्लियामेंट। अब यह है कि जमात की जो है वहाँ पे अक्सरियत है, वो जो चाहे वहाँ पे यूथ पार्लियामेंट जो थी उसको दिखाना चाहिए था कि ये हमारे पास एक निम्न बदल है, ये अल्टरनेटिव दे रहे हैं हम, आपके पास ये नहीं चल रहा। अब ऐसा डेडलॉक हो गया है, आपके सामने ही है। मतलब हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाहते कि भाई गवर्नर साहब कह रहे हैं, एक नुक्ते पे बैठ गए हैं कि भाई मैंने पार्लियामेंट नहीं की, डिसअसेंबल नहीं की थी, मैंने डिस्चार्ज नहीं की थी, तो मैं उसको इलेक्शन का भी नहीं कह सकता। अब वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी वो मेरा अख्तियार नहीं, उनका है, सो ऑन सो फॉर। आई मीन इट्स अनदर डिस्कशन, लीव इट फॉर सम अदर टाइम। लेकिन मेरा अभी ये है कि ये यूथ जो है अपने तौर पे क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। आई मीन जैसे देखें ना, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि भाई कोई हो, अगर आपके पास इतना नॉलेज और इतना रिसोर्सेज, जैसे आप फरमा रहे हैं कि पीएचडी भी हैं, पढ़े लिखे हैं, अब इतना पढ़ रहे हैं, पढ़ के आ गए हैं, जो चलो मान लिया हमने गलती की, हमने आपको तारीख गलत पढ़ाई, हमने नाम गलत रखे, अपने इलाके का कोई नाम नहीं है, लोगों ने किसी ने फहद, फैसल, मोहम्मद, उससे पहले जब रान जाने लगे लोग तो तबस्सम, शमा, फलाना, धमाका, उससे भी पहले लोग इंग्लैंड जाते थे। तो वहाँ पे जब आए तो वही बबली, बेबी, पिंकी। तो ये हम तो इस तरह के बंदे हैं कि भाई अपनी तारीख, अपना कल्चर, हर चीज़ जो है वो हर वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे होते थे कि भाई आओ बस बताओ हमें, हमने आप जैसा कैसे होना है। अब यह कि आज का यूथ
मतलब उसको आप कैसे देखते हैं कि मतलब मैं एक चीज़ की तो खुशी है, मैं मानता हूँ कि ये मैरिजेस के बारे में थोड़े लिबरल हो गए हैं लोग। आज का यूथ इस चक्कर में नहीं है कि भाई मैं जो माँ कह रही है कि एमए पास बच्ची है तो उसका मैट्रिक पास भतीजे से कर दे, नो, वो कहती है नो, ये नहीं होने वाला, या लड़का कन्वर्सली कह लो आप। लोग जो है, बच्चे जो हैं वो स्टैंड के भी मैं आई कैन डिसाइड, और उनकी मानी भी जा रही है। पेरेंट्स भी थोड़े से प्रैग्मेटिक हो गए हैं कि भाई नहीं, इसको करना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ को भी होनी चाहिए। अब उनके हाथ में ये आ गया है, ये स्मार्टफोन उनके हाथ में, ऐप्स आ गई हैं, फलाना धमाका, यार उसका क्या यूज़ होना चाहिए कि वो हमारे मुल्क में तब्दीली लाए, हमारे कल्चर में इम्प्रूवमेंट लाए। मुल्क डूब रहा है, वहाँ पे किस तरह से कंट्रीब्यूट करें। ये तो वही है जो ये ऐप और इस चीज़ों के बगैर था कि पहले लोग तकरीरें करके, ड्रामा करके उनको अपने पीछे लगा लेते थे। अब सोशल मीडिया के ज़रिए सारा दिन आप कभी पढ़ो, आप सर पकड़ के बैठ जाते हो कि ये क्या हो रहा है। तो एक ब्रेक का टाइम हो रहा है। लेट्स गो टू अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, जैसे आप सुन रहे थे कि हम यूथ को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, यूथ को मोर, जैसे होता है ना, इन एक्शन लाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारी उम्र के जो बंदे हैं इन्होंने डिसअपॉइंट किया है ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि उम्मत मुसलमा को। वो जो बननी थी चीज़, वो इस्लाम का किला और ये वो, उसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जिसके ख्वाब देखे गए थे, जिसके वादे किए गए थे। इनफैक्ट ये डिटीरियरेट ही हुआ है, जो था हाथ में वो भी जाता नज़र आ रहा है। तो दानिश, आप बताइए, यंगस्टर के आप नुमाइंदे हैं, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी क्या पार्ट प्ले कर सकती है कि मुल्क से निकलना ही, फरार होना ही एक रास्ता है कि कुछ और भी हो सकता है? देखिए, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो स्टार्ट का दौर था, ठीक है, टिल 2000 2001 2002 आपको दी जाती थी इन्फॉर्मेशन और आप लोग रिलाय करते थे इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन भी आपको सही नहीं दी जाती थी। लेकिन अब इन्फॉर्मेशन तो बेतहाशा है। सोशल मीडिया उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, ठीक है, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, न्यूज़ चैनल्स उठा लीजिए, कहीं पे भी इन्फॉर्मेशन बेतहाशा है। लेकिन नौजवान में शऊर है, वो नॉलेज गेन करता है। आप लोग रिलाय करते थे इन्फॉर्मेशन पे, आप वही देख रहे होते थे जो कि आपको दिखाया जा रहा होता था। लेकिन आज तो फ़ोन का दौर है, कहीं पे भी खड़े होंगे, वीडियो बनाएँगे, जो भी अच्छी चीज़ होगी, जो जैसी सच्ची चीज़ होगी, वैसी की वैसी आपको डिलीवर हो जाएगी। सो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, इन दोनों चीज़ों में तो बहुत, ये आपकी जनरेशन का और हमारी जनरेशन का एक बहुत बड़ा गैप है। आपको वही दिखाया गया जो कि आप वही देख रहे थे जो कि आपको दिखाया गया। लेकिन हम हकीकत देख रहे हैं। हमसे हकीकत दूर नहीं है, हकीकत हमारी आँखों के सामने है। जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, कहीं पे भी खड़े होके किसी भी चीज़ को आपने देख लिया, आपने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लिया, दैट्स इट। आपको पता है कि रियलिटी क्या है। लेकिन जब आपकी आँखों के सामने कोई चीज़ नहीं हो रही थी, तो सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ा, हफ्तावार या रोज़नामा, उसके ऊपर जो आपने पढ़ा वही आपके लिए सच था। लेकिन हमारे लिए वो सच होता है जो कि हम अपनी आँखों से देख लेते हैं। आप लोगों के दौर में आपके पास कोई भी पॉलिटिकल लीडर आता था, वो आपसे कहता था मैंने ऐसे किया, मैंने यूँ किया, आप लोग मान लेते थे। हमारे दौर में तो आजकल में जब तक हमारी आँखों के सामने कोई चीज़ हो नहीं जाती और हमें पता नहीं चल जाती, तब तक हम उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगेन दुनिया इज़ अ ग्लोबल विलेज, जो चीज़ होगी वो आपके सामने होगी और आपको आसानी से पता चल जाएगी। हकीकत पसंदी है आजकल के नौजवान में, वो हकीकत को पसंद करता है। वो उसमें अफ़सानों में नहीं रहता, वो कहता है ठीक है, हमारे लिए कुछ करोगे या हम अपने लिए कुछ करेंगे तो फिर होगा। पाकिस्तान के नौजवानों को देख लें, आपने जो ऐप्स की और फ़ोन्स की बात की, काफ़ी सारे नौजवान जो हैं वो ऐप्स डेवलप करते हैं। पाकिस्तान में दुनिया के टॉप सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जिससे पूरी दुनिया सॉफ्टवेयर्स भी बनवाती है।
इसके अलावा ऐप्स डेवलप करते हैं, गेम्स बनाते हैं। आप पाकिस्तान में करीम एप्लीकेशन देख लें, पूरा पाकिस्तान करीम एप्लीकेशन यूज़ करता है। राइड शेयर कंपनी है, जैसे यहाँ पर हम उबर और लिफ्ट यूज़ करते हैं। करीम एप्लीकेशन पाकिस्तान की ही इन्वेंशन है, पाकिस्तान की यूथ ने ही बनाई है। इसके अलावा कई नामवर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने कुछ नामी गिरामी वेबसाइट्स बनाई हैं और उनके ऊपर अच्छे खासे बिजनेसेस चल रहे हैं। पाकिस्तान में दराज.pk बना, पाकिस्तान में टॉस अप, टॉस डाउन और फूड पांडा। इसके अलावा कई सारी इन ऐप्स बनी जो कि आपको शायद ऐसे लगता है कि हम फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन के ऊपर हम शायद ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, या वो माइट भी उसमें बहुत कुछ हम डेवलप भी कर रहे हैं। हर बंदा जो ऐप यूज़ करता है वो बेनिफिट करता है उस बंदे को जिसने ऐप बनाई होती है। तो यूथ ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इससे ही कह क्यों? रहे हैं क्योंकि अब एक प्लेटफॉर्म मिला है। अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आपको टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म मिला है, आप उसके ऊपर खेल सकते हैं, खुल के खेल सकते हैं। जबकि हम कंपेयर कर लें तो 1980 1990 की यूथ को, तो उनके पास कुछ नहीं था सिवाय पढ़ाइयों के। आजकल पढ़ाइयाँ क्या है? मैं यूके की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ूं, मैं कनाडा की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ूं, मैं यूएस की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ूं, या मैं पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ूं, सारा मटेरियल सेम होगा। सारा का सारा मटेरियल आपको गूगल स्कॉलर पे मिल जाएगा। आपको जो है वो आपकी एजुकेशनल वेबसाइट्स के ऊपर सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल होगा। आप लोगों के दौर में बुक्स आप लोग लाइब्रेरीज में जाके पढ़ते थे, हमारा ई कॉमर्स है, ई टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास हर बुक हर चीज़ अवेलेबल है। आपको एक छोटी सी कॉस्ट पे करनी पड़ती है और आप सेम मटेरियल क्या कहते हैं, सेम एजुकेशनल मटेरियल आप देख रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं। तो अब आज के दौर में आप किसी एक मुल्क से डिग्री करें या घर बैठ के ऑनलाइन उसी मुल्क से आप डिग्री कर सकते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपकी कॉस्ट की बचत होती है। आप बजाय इसके $60,000 देकर आप कनाडा में डिग्री करें एक, ठीक है, वही आप घर पे बैठ के पाकिस्तान में बैठ के उस डिग्री को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपकी कॉस्ट कटिंग है। यस, यहाँ पे जितना मतलब हमारे ईस्ट पंजाब से लोग आते हैं, बच्चे बच्चियाँ आती हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक मसला हो गया हुआ है, रहने के लिए जगह नहीं, लड़कों के साथ वो रह रही हैं, बहुत सारी यहाँ पे सुइसाइड हो रही हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं, सोशल इशू इतने हो गए हैं कि वहाँ से पंजाब से अक्सर हम यूट्यूब पे इंटरव्यू सुनते हैं कि यार ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, ये हम जुल्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि ज़रा सी बच्ची बड़ी हुई, वो आइल्स कराया, पकड़ दकड़ के पैसे करा के भेजो। अब ये होता है कि ये उसके बाद ये माँ को भी बुलाएगी, इसकी शादी करेंगे, खावंद को भी बुलाएगी, बहन भाइयों को भी बुलाएगी, यानी वो एक बच्ची की जैसे कुर्बानी देनी होती है। और वो यहाँ पे रुल जाती हैं बच्चियाँ। वो मतलब मेरा तो तकरीबन रोज़ का काम आप भी देखते हैं, मतलब इट्स एन इशू। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितनी अच्छी तालीम हमारे अपने मुल्कों में है और इतनी सस्ती और अच्छी है, तो वाई बॉदर, आई मीन क्यों इस तरह का काम किया जाए कि बिल्कुल ही बंदा जलील व ख्वार हो जाए। तो सामीन, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने का। और जैसे कि पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये कढ़ाई पॉइंट फैसल साहब की तवसत से, उनके तावन से ये आज का प्रोग्राम आपको पेश किया गया है। आप ज़रूर जाइए, हमारे स्पॉन्सर की हौसला अफजाई कीजिए, हमारे प्रोग्राम में अपना फीडबैक दीजिए, जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो करेंगे और इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज बहुत ठंड है यहाँ पे, एहतियात से निकलेगा। स्नो जो है वो पड़ी हुई है और स्लिपरी बहुत है, अदरवाइज़ बहुत प्यारा मौसम है। और यकीनन कनाडा में ये बहुत बड़ी नेमत है। आप निकलिए, जाइए, अपना ख्याल कीजिए, वॉक कीजिए, और सबसे बढ़कर ये लॉन्ग फैमिली वीकेंड आ रहा है, इसको एंजॉय कीजिए और अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ हैव अ ग्रेट टाइम। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।